नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी ये होगी कि जो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इन चारों में से कोई एक ऐसा वर्ड है जो जिसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो वही हमें इसमें से उसको टिक करना है। तो चलिए, हमारा जो ऑप्शन ए है ना, सेपरेट, तो यही हमारा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। क्योंकि मैंने पहले ही टिक इसलिए मार दिया क्योंकि पहला ही ऑप्शन है ना जो गलत है। अगर ये बीच में होता तो मैं थोड़ा सबकी मीनिंग बता के आंसर बताता, लेकिन हमारा पहला ये ऐसा ऑप्शन है जो गलत हो गया, सेपरेट। ठीक है, सेपरेट की इंग्लिश क्या होती है? सेपरेट की इंग्लिश होती है SEPARATE, लेकिन यहाँ पर एक जगह पे ई दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो तो हमारा ये गलत चॉइस। देखिए, सेपरेट की हिंदी की बात करें तो सेपरेट की हिंदी होती है अलग। ठीक है, सेपरेट का मतलब अलग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड एट ऑलमोस्ट नियरेस्ट। क्या है दोस्तों? ऑलमोस्ट नियरेस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी ये होगी कि इन चारों ऑप्शनों में से कोई ऐसा वर्ड है जो जेस्ट, यहाँ ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दिया हुआ कि जेस्ट, इसकी जो मीनिंग होगी, हिंदी होगी, उसी की हिंदी इन चारों में से किसी एक की होगी, यानी कि एट मोस्ट नियरेस्ट मीन इन द मीनिंग। ठीक है, तो जेस्ट का मतलब क्या होता है? जेस्ट का मतलब होता है उस उत्साह या जोश या जुनून। ठीक है, तो हमारा चलिए ऑप्शन पे आते हैं। हमारा ऑप्शन ए पैसन, ऑप्शन बी अपैथी, ऑप्शन सी लेजी एंड ऑप्शन डी बोर्डम। ठीक है, बोर्डम। तो अब पैसन की हिंदी की बात करें तो होता है कि जुनून या उत्साह। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। और लेजी का मतलब होता है सुस्त या आलसी। एंड बोर्डम का मतलब होता है ऊब या उचाट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा हिंदी क्या था? जेस्ट का उत्साह या जुनून या जोश, और हमारा पैसन का क्या होगा? जोश या जुनून। तो हमारा ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग में पैसन जो है जेस्ट के साथ मतलब मैच हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। देखिए, ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन द मीनिंग का मतलब क्या होगा? मतलब कि सैनोनिम्स पूछ रहा है, उसकी समानार्थी समान अर्थ वाला, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट। यानी कि अब ये क्या पूछ रहा है? इसका मतलब है कि ये अपोजिट पूछ रहा है, यानी कि एंटोनिम्स पूछ रहा है, विपरीत अर्थ वाला, विलोम अर्थ वाला। ठीक है, ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन बिलो। ठीक है, जो नीचे दिया हुआ वर्ड है उनमें से ऐसा वर्ड ऐसा होगा जो इम्बेलिश से, इन चार ऑप्शनों में से इम्बेलिश से मिलता जुलता इसका एक विपरीत अर्थ वाला मतलब वर्ड होगा। चलिए हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी इम्बेलिश की हिंदी होती है संवारना। ठीक है, संवारना हिंदी होती है इसकी। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है सेक्रीफाई दिया हुआ है, ऑप्शन बी डिसफिगर, ऑप्शन सी फोरफिट एंड ऑप्शन डी इंडिक्ट। अगर इनकी हिंदी की बात करें तो हिंदी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदी अगर जब तक नहीं मालूम होगा तो इम्बेलिश का ऑलमोस्ट अपोजिट मीनिंग नहीं निकाल सकते आप। देखिए, इम्बेलिश का मतलब होता है संवारना। ठीक है, सेक्रीफाई का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाई का मतलब होता है त्याग होता है। डिसफिगर का मतलब क्या होता है? डिसफिगर का मतलब होता है बिगाड़ना। ठीक है, तो हमारा अपोजिट मीनिंग चाहिए ना, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर इम्बेलिश का डिसफिगर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी फोरफिट है। फोरफिट का मतलब होता है जुर्माना। इंडिक्ट का मतलब होता है दोष लगाना। ठीक है, जैसे आपने कोई गलती नहीं किया हो और फिर भी कोई फ्रेंड हो तो उस गलती का दोष आप ही के ऊपर ठहरा रहा हो, तो उसके लिए इंडिक्ट यहाँ पर प्रयोग होगा, दोष लगाने के अर्थ में। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इससे आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए कि क्या पूछने वाला है ये। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इसकी हिंदी की बात करें तो वह होगा कि वह व्यक्ति जो अच्छी तरह से अनुभव रखता हो। ठीक है, मतलब अच्छी तरह से उसके पास अनुभव हो, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करेंगे। तो किसके अर्थ में करेंगे? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन है ऑफिसर, ऑप्शन बी है सीनियर एंड ऑप्शन सी है अप्रेंटिस एंड ऑप्शन डी है वेटरन। ठीक है, अगर इसकी हिंदी की बात करें तो ऑफिसर का मतलब क्या होता है? ऑफिसर का मतलब होता है अधिकारी। चलिए ऑप्शन बी सीनियर का मतलब क्या होता है? सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ या बड़ा। ऑप्शन सी की बात करें तो अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करना, यानी अभी किसी चीज़ में आप किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हो, शिक्षा कोई पढ़ाई कर रहे हो या पॉलिटेक्निक कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको कहा जाता है कि भी अप्रेंटिस में हो, यानी कि भी शिक्षा ग्रहण करने की अवधि में आप चल रहे हो, तो उसको उसके लिए अप्रेंटिस का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी होता है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, और हमें क्या चाहिए? ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वह व्यक्ति जिसके पास अच्छी तरह का अनुभव हो, तो उसको क्या कहेंगे? अनुभवी कहेंगे। और वेटरन का अर्थ अनुभवी होता है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में सही होगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यह है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 to 14, ये 4 ऐसे प्रश्न है, 10, 11, 12, 13, 14, 5 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप ऑप्शंस को देकर इनमें फिल इन द ब्लैंक से जो खाली ब्लैंक का स्थान दिया हुआ है इसमें आपको फिल करना है। ठीक है, तो चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, दिया है कि द अथॉरिटीज सीम्स टू बी, उसके बाद खाली स्थान है कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर। ठीक है, तो इसकी अगर हम हिंदी की बात करें, तो इसकी हिंदी क्या होगी। देखिए आप, अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है, अधिकारी होता है। तो द अथॉरिटीज सीम्स टू बी, इसमें अनुमान लगाया जा रहा है, जहाँ पर सीम्स का प्रयोग हो जाए वहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो इसकी अगर हिंदी की बात करें पूरी तो ये होगा कि काम करने वाले लोगों के शर्तों के अनुसार। ठीक है, कंडीशन का मतलब शर्त भी होता है। ठीक है, तो कंसर्निंग का मतलब क्या होता है, के अनुसार, कंसर्निंग का मतलब के अनुसार। तो जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनके उनके कथानुसार भी कह सकते हैं, या शर्त के अनुसार ऐसा लगता है, ऐसा या ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अधिकारी क्या हैं, वही इन चारों ऑप्शनों में से आपको टिक करना है। ठीक है, कि हाँ हमारे अथॉरिटी सीम्स टू बी, मतलब कैसे प्रतीत हो रहे हैं, वर्करों के कहने के अनुसार हमारे जो अधिकारी हैं कैसे प्रतीत हो रहे हैं। तो उनमें से कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए ना कि खराब प्रतीत हो रहे हैं कि अच्छे हो रहे हैं। तो ऑप्शन ए की बात करें, देखिए लिबरल है, ऑप्शन बी है इनसेंसिटिव, ऑप्शन सी है इग्नोरेंट और ऑप्शन डी है रिस्पॉन्सिबल। तो 4 ऑप्शन में से इसकी हिंदी की बात करें तो लिबरल का मतलब क्या होता है, लिबरल का मतलब होता है उदार या दानशील। ऑप्शन बी की बात करें तो इंसेंसिटिव का मतलब होता है उदासीन। एंड ऑप्शन सी इग्नोरेंट का मतलब होता है अनपढ़। ठीक है, एंड ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार या उत्तरदायित्व। जी, रिस्पॉन्सिबल का मतलब यह होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमारा ये है कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि उदासीन है, किसी चीज़ में रुचि नहीं ले रहे हैं वो लोग। तो उसके लिए यहाँ पर हम इनसेंसिटिव का प्रयोग करेंगे कि द अथॉरिटी सीम्स टू बी इनसेंसिटिव कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। काम करने वाले लोगों के शर्तों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अधिकारी मतलब उदासीन है या किसी कार्य को लेकर वो सचेत नहीं रहते हैं। तो हमारा इनसेंसिटिव के रूप में ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 है कि ही, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। ठीक, तो देखिए ही ऐसा वर्ड है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए ही यहाँ पर जो है ना थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन कुछ सिंगुलर नंबर है। ठीक है, और सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए है गो जो है ना वो प्लूरल है, क्योंकि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल माना जाता है। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया कि सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो शैल गो होगा नहीं, ऑप्शन सी विल गो होगा नहीं, शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर में होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी गोज से होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है ना वो सिंगुलर होता है। ठीक है, सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है, और पहला जो होता है ना वो प्लूरल के लिए प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा ये गो प्लूरल है और गोज सिंगुलर है, तो हमारा ही गोज यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी के रूप में हमारा गोज यहाँ पर ही बात है। क्वेश्चन नंबर 12 पे पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि सुंदरता एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसी चीज़ है जिससे हमेशा आनंदित होता है। मतलब फॉर एवर मतलब क्या होता है, कभी भी, हमेशा के लिए। जॉय का मतलब क्या, आनंद होता है, जो हमेशा आनंदित करता है या आनंदित होता है। ठीक है, तो एक ऐसी चीज़ है, खूबसूरती एक ऐसी चीज़ है, तो उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे, हमारा ऑप्शन ए होगा ए। ठीक है, कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ठीक है, द इसलिए नहीं होगा कि द का प्रयोग हिस्टोरिकल मूवमेंट के लिए करते हैं या उस चीज़ के लिए करते हैं जो सिर्फ एक ही हो, जैसे द महात्मा गांधी, द सन, द मून, उन चीज़ों के लिए, द रविंद्रनाथ टैगोर, तो उनके लिए यहाँ पर द का प्रयोग होता है। तो हमारा द यहाँ पर होगा नहीं, ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी पे आता है वन, वन होगा नहीं। देखिए वन थिंग ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती की एक चीज़, ये कैसे हो सकती है, जैसे कोई फूल है वो पूरी खूबसूरत होगा ना, कि उसकी सिर्फ एक पंखुड़ी खूबसूरत होगी, नहीं ना, तो उसके लिए यहाँ पर वन का प्रयोग गलत माना जाएगा। तो वन थिंग होगा नहीं, वन थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, ये तो होगा नहीं। और एन का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो थिंग है टी से शुरुआत हुआ है और टी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग होता है, ना कि एन का। ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 13 द थंडर वाज ए कॉम्पैंड, उसके बाद खाली स्थान, ए हैवी रन। हमारे चार ऑप्शन है, ए है फ्रॉम, बी है अप, सी है बाई एंड डी है विद। इन चारों में से कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में रखा जाएगा, और ये चारों जो है ना प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक कॉम्पेंड के बाद प्रीपोजिशन के रूप में इन चारों का प्रयोग किया हुआ है। चलिए इसकी फ्रॉम ऑप्शन ए फ्रॉम की हिंदी की बात करें तो फ्रॉम मतलब होता है प्रीपोजिशन में से, वर्ब में होता है इन से, एंड नाउन में होता है के। अप का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। एडवर्ब में होता है ऊपर की ओर, प्रीपोजिशन में होता है ऊपर, एंड वर्ब में होता है चढ़ा। तो हमें तो प्रीपोजिशन चाहिए, तो हमारा ऑप्शन सी है बाई। बाई का हिंदी की बात करें तो एडवर्ब में होता है के द्वारा। इसी का प्रयोग हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, बाई मी बाई हिम करते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पर बाई का प्रयोग होता है के द्वारा एडवर्ब के रूप में। चलिए इसकी हिंदी की बात करें प्रीपोजिशन में तो होता है से, द्वारा या साथ में। तो यहाँ पर अगर हम साथ में हिंदी लेकर यहाँ पर रखते हैं बाई का प्रयोग, यहाँ करते हैं, तो इसका सेंटेंस पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि द थंडर वाज एक्कम्पेंड बाई अ हैवी रन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि बिजली कड़कड़ाहट के साथ साथ में भारी बारिश भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर साथ में बाई का मतलब क्या होगा, साथ में। बाई का अर्थ यहाँ पर साथ में होगा, तब यहाँ एक्कम्पेंड के बाद बाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा बाई के रूप में। और ऑप्शन डी का मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन में के साथ होता है। ठीक है, और एक कॉम्पेंड का मतलब भी के साथ होता है। तो लगातार दो वर्ड के साथ हम बोलें तो कितना खराब लगेगा, तो हमारा विद यहाँ पर ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी बाई के रूप में सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट। ठीक है, मतलब डिटेक्ट जो वर्ड है वो वर्ब में है, नाउन में हमें चाहिए नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट। डिटेक्ट की हिंदी अगर मालूम है तो आप उसकी नाउन भी निकाल सकते हो। देखिए डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना या खोज करना। चलिए ऑप्शन ए के बारे में बात करें। ऑप्शन ए डिक्टेटर होता है। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। हिटलर जो था ना वो तानाशाह था। अभी फिलहाल किम जोंग चल रहा है नॉर्थ कोरिया का, डिक्टेटर के रूप में। तो डिक्टेटर का मतलब तानाशाह होता है। उन चीज़ के लिए कहते हैं जो किसी दूसरे की बात को नहीं मानते, सिर्फ अपनी बात मनवाना जानते हैं, उनके लिए डिक्टेटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आते हैं। ऑप्शन बी है डिटेंशन। डिटेंशन की हिंदी की बात करें तो होती है कि कैद। ऑप्शन सी डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। एंड ऑप्शन डी है डिटेक्शन, जिसका मतलब होता है खोज। और डिटेक्ट का मतलब क्या होता है, खोज करना। तो जिसका अंत में ना है, ना आ जाए ना, तो वो नाउन, वो वर्ब होता है। और ये ना आए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ नाउन चाहिए। तो नाउन के रूप में हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। खोज होता है नाउन, डिटेक्शन का मतलब। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चूज द सेंटेंस दैट कॉन्वे द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। देखिए ये जो कह रहा है ना कि ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हमें ट्रांसफार्म करना है किसी दूसरे चीज़ में। ये कॉम्परेटिव डिग्री में है, ठीक है। ही इज़ ग्रेटर देन मी, ये कॉम्परेटिव डिग्री में है, क्योंकि ग्रेट कॉम्परेटिव डिग्री मैंने कैसे पहचाना, दैन से पहचाना। दैन का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री में दैन का प्रयोग होता है। और जो एडजेक्टिव होता है वो एडजेक्टिव के अंत में ई आर का प्रयोग होता है। तो मैंने पहचान लिया कि ये कॉम्परेटिव डिग्री में। अगर इसको हम चेंज भी करेंगे तो सुपरलेटिव में करेंगे या पॉजिटिव डिग्री में करेंगे। तो हर इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम डिग्री में चेंज करते हैं तो सिर्फ सेंटेंस बदलता है, उसकी मीनिंग नहीं बदलती, उसका अर्थ नहीं बदलता। यही कहने का मतलब ये है। क्या लिखा हुआ है, कॉन्वे द सेम मीनिंग एज गिवन सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको चेंज कीजिए, लेकिन इस तरह से चेंज कीजिए कि उसकी मीनिंग में कोई प्रभाव न पड़े। और यही चीज़ हमारे ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन कही जाती है, जो सिर्फ डिग्री में होती है। तो देखिए इसकी हिंदी क्या होगी, ही इज़ ग्रेटर देन मी। ठीक है, वो हम मेरे अपेक्षा महान या बड़े हैं, इसकी हिंदी होगी। तो वह मेरे अपेक्षा महान या बड़े हैं, इसका मतलब क्या होगा कि मैं उनके इतना महान या बड़ा नहीं हूँ। यही होगा ना कि वो मुझसे बड़े हैं, यानी कि मैं उनसे बड़ा नहीं हूँ। इसका कहने का तात्पर्य ये है। तो हमारा ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं पहले। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। ठीक है, तो इसकी हिंदी की बात करें तो आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही का मतलब क्या होता है कि मैं उतना महान नहीं हूँ जितना कि वह है। ठीक है, तो ये वही तात्पर्य हो रहा है जो ही इज़ ग्रेटर देन मी कह रहा है ना, कि वह मेरे अपेक्षा बड़े या महान है, यानी कि मैं उनके इतना बड़ा या महान नहीं हूँ। ठीक है, मैं उतना महान नहीं हूँ जितना कि वह है। तो हमारा ऑप्शन ए के रूप में ही हमारा ऑप्शन ऐसे होगा कि आई एम नॉट सो ग्रेट एज। ये देखिए इसमें एक और कंडीशन है, नॉट के बाद सो का प्रयोग किया हुआ है। क्यों, क्योंकि नॉट
सो के साथ हमेशा नाट का प्रयोग होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। और यहाँ पर एज का भी प्रयोग कर दे तो गलत नहीं होगा, एज ग्रेट एज का प्रयोग कर दे तभी गलत नहीं होगा। लेकिन सो अगर आ जाएगा तो उस अगर सो आ गया तो वो नाट के साथ ही आएगा। एज जो होता है ना, एज डॉट डॉट एज, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए होता है। लेकिन सो जो सो डॉट डॉट एज होता है वो सिर्फ नेगेटिव के लिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा तो सही होगा ही। मैंने एक और इसमें ट्रिक बता दिया कि सो का प्रयोग क्यों किया गया है। चलिए ऑप्शन बी की हिंदी की बात करो तो आई एम द ग्रेटेस्ट, इसका मतलब होता है मैं बहुत बड़ा हूँ। इसका तो मीनिंग ही बदल गया। इसका मीनिंग क्या था, ही इज़ ग्रेटर देन मी का, कि वह मेरे अपेक्षा महान या बड़े हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी हिंदी क्या है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि इसकी मीनिंग चेंज होगी। और पहले मैंने कंडीशन बताया था कि सेम मीनिंग होनी चाहिए, भले ही सेंटेंस चेंज हो जाए। चलिए ऑप्शन सी की बात करें तो आई एम एज ग्रेट एज ही, इसका मतलब क्या होगा। इसकी हिंदी की बात करें, देखिए हिंदी जब तक नहीं मालूम करेंगे ना तब तक इसका सही आंसर नहीं कर सकते, ये इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा था। चलिए ऑप्शन सी है कि आई एम एज ग्रेट एज ही, मतलब कि मैं भी उतना ही मानूँ जितना कि वह। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ तो क्या है कि मैं, वह मेरे से महान, वह मेरे अपेक्षा महान या बड़े हैं, यानी कि मुझसे बड़े हैं, मैं उनसे बड़ा नहीं हूँ। यहाँ पर तो बराबरी की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी इसलिए गलत है क्योंकि आई की जगह पे ही और ही की जगह पे आई कर दिया है, तो वो तो सेम ही है। देखिए आई एम एज ग्रेटर एज ही इज एज ग्रेटर एज आई, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ऐसे गलत हो गया। ऑप्शन बी गलत हो गया, तो बचा गया हमारा ऑप्शन है, तो सही हो जाएगा। तो ये हमारे आज के टॉप क्वेश्चन थे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।